सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैसे तो एम्पियर का परिपथी नियम और बायो सेवर्ट का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। बायो सेवर्ट के नियम पढ़ने के बाद एक डेरिवेशन आएगा कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और आज ही हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम भी पढ़ेंगे और सीधे धारावाही चालक तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उतना हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम लगा करके सिद्ध करेंगे और बताएंगे कि कैलकुलेट करके कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि अगर वीडियो क्लिक करके यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ये वीडियो आप तक जैसे पहुँचेगी वैसे तुरंत व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना है। और स्टेटस अगर लगा रहे हैं कुछ लोगों तक ये बात पहुंच रही है तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, यानी हम मोटिवेट होंगे तो मोटिवेट होकर के आगे बहुत सारा वीडियो देंगे जो इम्पॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होबे करेगा, लेकिन संपूर्ण सिलेबस भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री। इस चैनल पर हमारा ये भरपूर पूरा संपूर्ण सिलेबस कवर किया जाएगा। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छोड़ देंगे हम। तो बातें कम करके आज टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग कि बायो सेवर्ट का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं और वो जो मैथमेटिकल फार्मूला निकल करके आया था वो आया था कि डीबी डेल्टा बी या फिर डीबी इज इक्वल टू 4 पाई म्यू नॉट अपान 4 पाई म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर था जितना दूर उस चालक तार के जितना दूरी पर जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है वो पॉइंट आर दूरी पर है, मतलब कितना दूर वो स्थित होगा ताकि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो वृत्ताकार कुंडली के कारण, हम लोग अपना टॉपिक लिख सकते हैं कि वृत्ताकार कुंडली के कारण वृत्ताकार कुंडली के कारण कुंडली के केंद्र पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार कुंडली के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसका केंद्र बिंदु O है और इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कैपिटल R है। यहाँ हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इसके केंद्र पर ये मान लेंगे कि जो केंद्र है ये P है और P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और इस कुंडली में मान लीजिए ये जो कुंडली है इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा दें, यानी कि इसमें I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से माने कि ये अल्पांश लंबाई है और ये अल्पांश लंबाई dl यहाँ से dl के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री लंबवत है, ये 90 डिग्री है।
सबसे पहले थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से जो अल्पांश है वो इस तरह से दिख रहा है, ये अल्पांश है और ये इसकी त्रिज्या, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो साइन थीटा का जो मान होगा थीटा 90 डिग्री यानी कि 1 होगा। और ये यहाँ से हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसकी दिशा की अगर बात करें तो अंगूठे को रखना है हमें धारा की दिशा की तरफ और उंगलियों को रखना है उस पॉइंट पर जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। और ये जो हथेली बताती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ये जो हथेली है वो अंदर की ओर है और अंदर की ओर हम बताए थे कि यहाँ क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगा और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और यहाँ हम कहेंगे कि बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश लंबाई dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा बायो सेवर्ट पान 4 पाई I dl साइन थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं जो थीटा है वो 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री। और जो R है, R यहाँ माने हम लोग जो ये वृत्ताकार कुंडली है उसका जो केंद्र से जो त्रिज्या है, वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, तो यहाँ ये कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। और साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो हम लोग अगर यहाँ से संपूर्ण कुंडली के कारण अगर निकालें कि कुंडली के कारण, वृत्ताकार कुंडली के कारण संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो हम लोग B निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन करेंगे हम लोग डेल्टा या फिर dB का, क्योंकि हमें अल्पांश पता है और संपूर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वो समाकलन करना होगा। यहाँ वोल्टेज सोर्स है, संपूर्ण निकालने के लिए हमें समाकलन करना होगा और समाकलन जैसे करेंगे तो ये B इज इक्वल टू निकल करके आएगा। इसका समाकलन किसका करना है, ये साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और यही वैल्यू उठा करके रखेंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl बटे R स्क्वायर, जो कांस्टेंट है वो बाहर रखेंगे तो बचेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I बट्टे R स्क्वायर और यहाँ समाकलन करेंगे हम लोग dl का। अब dl क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो अल्प लंबाई है वो dl है, तो समाकलन बताएगा संपूर्ण लंबाई। और ये वृत्ताकार कुंडली है और वृत्ताकार कुंडली का जिसकी त्रिज्या r है, तो संपूर्ण लंबाई यानी कि कुंडली की परिधि होगी, जो कुंडली की परिधि होगा वो कितना होगा 2 पाई कैपिटल R के बराबर होगा। और ये इंटीग्रेशन आप ये किसके बराबर होगा, समाकलन dl के बराबर होगा, क्योंकि ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये l आएगा और l क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पूरा परिपथ की जो लंबाई है वही l होगा, l लंबाई का है और ये त्रिज्या इसकी r है और पूरे कुंडली की जो लंबाई होगी उस कुंडली की परिधि के बराबर होगी। तो परिधि का 2 पाई r होगा और इंटीग्रेशन आप dl के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई r, तो ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I बट्टे R स्क्वायर इंटू 2 पाई कैपिटल R, और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से पाई और 2 दूना 4 बचेगा हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट
आई अपान 2r। और यहाँ देख रहे हैं कि ये एक फेरे हैं, इस फेरों में संख्या जो है वो एक फेरों के लिए है कि एक फेरा इस कुंडली को जो लिपट करके बनाया गया है, जो लपेट करके बनाया गया इस कुंडली को, उस कुंडली का एक फेरा है। अगर हम कहें कि कई फेरों की संख्या इसमें, मान लीजिए इसमें n फेरे लगाए गए हैं, तो n फेरों के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम कहेंगे कि यदि फेरों की जो संख्या है, फेरों की जो संख्या है वो कैपिटल N हो जाए हो, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B इक्वल टू म्यू नॉट NI बटे 2R। अब ये n स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, कुछ भी लेकर के हम लोग चल सकते हैं। और स्मॉल n हमेशा एकांक के लिए लिया जाता है, तो यहाँ कैपिटल n लेकर के चलेंगे। और इसकी मात्रक की जब बात आएगी तो इसका जो मात्रक होगा म्यू नॉट का मात्रक होगा टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, और यहाँ करंट है तो एम्पियर होगा, नीचे मीटर, इसका मतलब मीटर से मीटर कटा, एम्पियर से एम्पियर कटा। तो ये जो B का मात्रक है, यहाँ लिख सकते हैं कि जो B का मात्रक होगा वो टेस्ला होगा। और वैसे भी ये जो टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर आता है वो टेस्ला ही होता है, तो डायरेक्टली हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कह सकते हैं कि इसका जो मात्रक होगा वो टेस्ला होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये वृत्ताकार कुंडली है और धारावाही चालक तार से बनी है, और ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, तो हम हमेशा याद रखेंगे B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपान 2R। इस पर ये न्यूमेरिकल भी एक पूछा जाता है और ये न्यूमेरिकल के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एम्पियर का परिपथी नियम। तो आइए शुरू करते हैं एम्पियर का परिपथी नियम। और एम्पियर का परिपथी नियम का जो मैथमेटिकल फॉर्म होगा वो होगा B इंटू DL समाकलन, और ये क्लोज सरफेस होता है, बंद परिपथ के लिए लागू होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो परिपथ होगा वो बंद परिपथ होगा। अब यहाँ से म्यू नॉट समेशन आई, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, ये मैथमेटिकल फार्मूला है। और इसको हम लोग कहते हैं BDL को कहते हैं हम लोग रेखीय समाकलन या रेखा समाकलन। ये रेखा समाकलन होता है और इसे हम लोग कहते हैं निर्वात में चुंबकशीलता। ये निर्वात में चुंबकशीलता है और इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये वैल्यू लिखवाया गया है, इसके पहले वाले क्लास में बताया गया था। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये एम्पियर का परिपथी नियम हमें पता है कि ये बंद परिपथ के लिए लागू होता है। एम्पियर के सर आंद्रे मैरी एम्पियर ने ये नियम सन 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में ये बताया था कि ये नियम बंद परिपथ में लागू होगा। और उन्होंने बताया था कि उस परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में रेखीय समाकलन का जो मान होगा वो निर्वात में चुंबकशीलता तथा उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ देख रहे हैं कि जो निर्वात में चुंबकशीलता है और ये जो समेशन आई है ये धारा का बीजगणितीय योग है, ये धारा का बीजगणितीय योग, ये धारा का बीजगणितीय योग है। तो हम लोग अगर एम्पियर के परिपथी नियम को डिफाइन करेंगे तो इस नियम के अनुसार लिखेंगे। ये 1826
में हम लोग लिख सकते हैं कि 26 में यह नियम प्रतिपादित किया, और इस नियम के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो रेखीय समाकलन बंद पथ का लेंगे हम लोग, किसी बंद परिपथ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान, कामा उसके बाद लिखेंगे निर्वात में चुंबकशीलता तथा उस परिपथ में, उस बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग का गुणनफल, ये आपस में गुणनफल है, गुणनफल के बराबर होता है। फिर से एक बार, जैसे जो रेखीय समाकलन होगा वो बंद परिपथ का लिया जाएगा, और किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान या रेखा समाकलन बराबर होता है। रेखीय समाकलन का मान निर्वात में चुंबकशीलता तथा धारा बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ अगर रेखीय समाकलन को डिफाइन करना होगा तो रेखीय समाकलन को हम लोग डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश लंबाई का अदिश गुणनफल, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा अल्पांश लंबाई डीएल का अदिश गुणनफल का समाकलन रेखीय समाकलन कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश लंबाई का अदिश गुणनफल का रेखीय समाकलन, अदिश गुणनफल का समाकलन रेखीय समाकलन कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग रेखीय समाकलन और एम्पियर का परिपथीय नियम को डिफाइन कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट, अब ये जैसे मान लीजिए परिपथ में, एक हमेशा याद रखेंगे कि ये नियम बंद परिपथ के लिए ही लागू होगा। जैसे एक परिपथ में, ये बंद परिपथ है और इसमें एक वायर है, इसमें I एम्पियर की धारा, जैसे मान लीजिए I1 एम्पियर की धारा, और दूसरा लगा है इसमें I2, और तीसरा इसमें उधर से आ रहा है करंट I3, तो हम लोग जो समेशन I होगा उसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2, और ये नीचे के डायरेक्शन में आ रही है इसलिए माइनस करेंगे I3। इस तरह से इसका बीजगणितीय योग किया जाता है। डैश 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 जितने भी परिपथ लगाए बंद पथ होंगे, इस बंद पथ के अंदर जितने भी करंट आएंगे उन सब का धारा का बीजगणितीय योग करना है, और ये किस धारा का, विद्युत धारा का बीजगणितीय योग करना है। तो इस तरह से हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम समझ सकते हैं। अब आगे आता है कि जैसे एक सीधे धारावाही चालक तार है, इस पर एक अनुप्रयोग हम लोग करें तो इसका डेरिवेशन होगा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे हमें एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से कैलकुलेट करना है, गणना करना है। तो इसे हम लोग रफ करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब समझते हैं हम लोग सीधे धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कोई सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें I एम्पियर का करंट विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, ये स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एम्पियर का परिपथीय नियम तब लगेगा जब हम लोग सबसे पहले बंद परिपथ लगाएंगे, बंद परिपथ बनाएंगे। ये चारों तरफ बंद है और यहाँ ये वृत्ताकार है, ये सर्कुलर नहीं बना है लेकिन ये वृत्त है और वृत्ताकार है। यहाँ से सबसे पहले अल्पांश लंबाई मान लेंगे कि इस चालक तार की जो अल्पांश लंबाई है वो डीएल है, क्योंकि अगर अल्प पता चल जाए तो हम लोग समाकलन करके संपूर्ण निकालते हैं और उसमें अल्प की जरूरत भी है, और यहाँ डीएल है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो धारावाही चालक तार है और इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ हमें अल्पांश लंबाई लेना है। तो ये अल्पांश लंबाई की जो दिशा है वो ऊपर की ओर होगी, और चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना होगा। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि धारा की दिशा में उंगलियों को रखेंगे, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र, ये इस तरह से, अगर ये मान लीजिए ये वृत्ताकार कोई पथ है और ये बंद पथ के ऊपर इस तरह से हमें धारा प्रवाहित करना है। तो धारा के
दिशा में हम लोग उंगलियों को रखेंगे और अंगूठा को, और हथेली हमारा बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जैसे हम लोग पहले समझ चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो ये होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र B, और यहाँ DL के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों समांतर हैं तो बीच का कोण 0 डिग्री है। अब हम लोग लिखेंगे एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार, एम्पियर के नियम के अनुसार एम्पियर का जो परिपथी नियम होगा BDL रेखीय समाकलन का बंद समाकलन होगा, और ये म्यू नॉट समेशन I के बराबर होगा। एक ही चालक तार है, एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए समेशन I के जगह हम लोग I पुट कर सकते हैं, और यहाँ B डॉट DL के जगह पर BDL cos थीटा लिख सकते हैं। A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है, तो यहाँ BDL cos थीटा पुट करेंगे, और ये म्यू नॉट समेशन I के जगह पर हम लोग I लिख सकते हैं, और cos थीटा की जो वैल्यू है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो हम लोग पुट करेंगे तो ये होगा समाकलन BDL cos 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट I, और cos 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। और यहाँ से जैसे मान लीजिए हमें देखना होगा कि cos n पाई की जो वैल्यू है वो कितना होगा, तो हम हमेशा याद रखेंगे -1 पे पावर n, -1 पे पावर n होगा। और अगर साइन n पाई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो हमेशा 0 होगा। ये वैल्यू हमेशा हम लोग याद रखेंगे। अगर 1 पाई यानी कि 180 डिग्री का वैल्यू पूछा जाएगा तो यहाँ n के जगह पर 1 पुट करेंगे यानी कि -1, और 360 डिग्री यानी 2 पाई का मान पूछा जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि -1 पे पावर 2 यानी कि +1। तो इस तरह से बता सकते हैं। और इसमें चाहे 1 पाई हो, 2 पाई, 3 पाई, डैश डैश कितना भी पाई हो, उसका जो नेचुरल नंबर के साथ मल्टीपल होगा वो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो यहाँ का 0 डिग्री का मान हम लोग 1 पुट करेंगे, तो ये B कांस्टेंट बाहर होगा, और समाकलन करना हमें DL का म्यू नॉट I के साथ। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो DL है इसका समाकलन L होगा, और L जो होता है ये त्रिज्या है, और ये पूरा वृत्त की परिधि के बराबर होगा, और ये पूरी वृत्त के परिधि जो लंबाई होगा वो 2 पाई B इंटू 2 पाई R के बराबर होगा, और म्यू नॉट I। अब यहाँ से ये 2 पाई R डिवाइड करेंगे तो म्यू नॉट I अपान 2 पाई R, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर ज्ञात होगा। और अगर हमें पता है कि फेरों की संख्या जो है वो n है, तो हम लोग लिखेंगे कि यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या इस कैपिटल N हो तो हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल I बटे 2 पाई R। ये हमारा एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा म्यू नॉट I अपान 2 पाई R। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस पर ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, और इस पर कुछ करके 2-3 लाइन बढ़ा करके न्यूमेरिकल दे देता है कि इसमें फेरों की संख्या दे दिया जाएगा, और इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दे दिया जाएगा, और इसकी त्रिज्या या फिर जितने दूरी पर निकालना होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान वो दिया जाएगा। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान कैलकुलेट करना होगा, तो हम इसे डिराइव करके आसानी से यहाँ वैल्यू पुट करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी गुणा भाग होगा उसको करके हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।